हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा टेक्सोनॉमी के बारे में बात किया था और आपने थोड़ा समझा था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। फिर मैंने आपको कहा था कि टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है एग्जैक्टली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप में अरेंज कर दिया जाता है, कुछ कैटेगरीज में अरेंज किया जाता है। और वो कैटेगरीज हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इनके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि हर एक टेक्सा जो है, हर एक टेक्सॉन या ग्रुप जो है वो अलग अलग लेवल पे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है, एनिमेलिया एक टेक्सॉन है, फाइलम एक कैटेगरी है, कॉर्डेटा एक टेक्सॉन है, और एनिमेलिया जो टेक्सॉन है वो अलग लेवल पे कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉर्डेटा जो टेक्सॉन है वो अलग लेवल पे कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब किंगडम जो है वो एक बड़ी कैटेगरी है, फाइलम जो है वो किंगडम से छोटी कैटेगरी है, और सबसे छोटी कैटेगरी जो है वो स्पीसीज कहलाती है। टेक्सोनॉमी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज फर्दर मैं आपको सिस्टेमैटिक्स के बारे में बताऊंगी और आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करना समझेंगे। क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली क्या हुआ, टैक्सोनॉमी क्या हुआ, सिस्टेमैटिक्स या नियो सिस्टेमैटिक्स क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। सिस्टेमैटिक्स जो है वो क्या है? साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट to the classification of organisms are known as systematist or taxonomist, and their subject is called systematics। ठीक है, लैटिन में सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस। देखिए, जो भी साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, समझ रहे हो, जिनका कोई योगदान होता है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में, उनको कहते हैं सिस्टेमैटिस्ट या टेक्सोनोमिस्ट। समझ गए? और जो सब्जेक्ट वो मतलब काम कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट उनके पास होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, या टैक्सोनॉमी। ठीक, आगे हम एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन करना समझेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या हुआ और सिस्टेमैटिक्स क्या हुआ। थोड़ा सा आपने टैक्सोनॉमी के बारे में जाना है, लेकिन आज हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट डिफरेंशिएशन समझेंगे, ताकि फर्दर कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेरे बच्चों, तुम्हें तैयारी करनी है नीट के लिए। नीट को दिमाग में रखिए, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वो अपने आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक, इसमें जो पूरा लेक्चर है सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टर्म सिस्टमैटिक्स है वो किसने दी थी। द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय कार्लस लीनियस। तो सिस्टमैटिक्स टर्म जो थी वो कार्लस लीनियस ने दी थी। यहाँ आप पिक्चर देख पा रहे हैं कार्लस लीनियस का। ठीक है, तो अब सिस्टमैटिक्स जो है वो एग्जैक्टली इसी में आगे हम पढ़ेंगे। जनरली द टर्म such as classification, systematics and taxonomy are used interchangeably, but taxonomists like G. Simpson relate them to separate fields। देखिए, नॉर्मल जो इंसान है, नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, इन तीन वर्ड्स को यूज करते रहते हैं इंटरचेंजेबली। का मतलब है कभी हम क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं, कभी हम सिस्टमैटिक्स भी उसी चीज को बोल देते हैं, और कई बार हम उसी को टेक्सोनॉमी भी बोल देते हैं। लेकिन जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं जैसे कि जी सिम्पसन, उन्होंने क्लासिफिकेशन को अलग बताया, सिस्टमैटिक्स को अलग बताया, और टेक्सोनॉमी को जो है वो अलग फील्ड को बताया कि ये टेक्सोनॉमी जो है ये अलग फील्ड से रिलेटेड है। तो कैसे इन्होंने बताया? सिम्पसन ने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टमैटिक का एक सब टॉपिक है। क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टमैटिक का एक सब टॉपिक है। सिस्टमैटिक्स दैट डील्स विद ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ओके, एंड टैक्सोनॉमी as the study of principle and procedures of classification। ध्यान से समझना सिम्पसन ने क्या कहा।
सिम्पसन ने कहा कि क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रखना हुआ, ठीक है, लेकिन वो कैसे किया जाएगा? एक ऑर्डरली मैनर में किया जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले किसी किंगडम में रखा जाएगा, किसी फाइलम में रखा जाएगा, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये पूरा ऑर्डरली वे में होगा। ये जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर बोला हमने, समझे, उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टमैटिक्स। ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में प्लेस करना हुआ सिस्टमैटिक्स। सिंपली किसी भी ग्रुप में हम डाल रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स का एक सब टॉपिक आता है। वहीं अगर टेक्सोनॉमी क्या हुआ मैम? टेक्सोनॉमी में भी तो हम ग्रुप में ही प्लेस करते हैं, लेकिन बेटा उस दौरान ऑर्डर में प्लेस करने के लिए जो सिद्धांत हमने फॉलो किए, जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर हमने क्लासिफाई करने के लिए फॉलो किया, उन प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को ही जो है टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी वो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स होते हैं जो क्लासिफिकेशन में यूज किए जाते हैं। समझ गए? फिर से ध्यान से सुनिए। ऑर्गेनिजम्स को किसी भी ग्रुप में प्लेस करना क्लासिफिकेशन, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है तो वो हुआ सिस्टेमैटिक्स। सही से ऑर्डरली अरेंजमेंट करना, और उस अरेंजमेंट के लिए जो आप सिद्धांत फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? टेक्सोनॉमी। समझ गए बेटा? गुड। समझ नहीं आएगा, ग्रुप में मैं भी एडिड हूँ, ठीक है। आप मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं वो ज़रूर मुझे टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जॉन रे बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट coined the term species for a group of morphologically similar organisms and also tried to differentiate between genus and species. जॉन रे, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने टर्म कॉइन की है स्पीसीज। उन्होंने किसके लिए ये टर्म कॉइन की? तो जॉन रे को जितने भी मॉर्फोलॉजिकली, मतलब जो सेम दिखने में सेम लग रहे थे ऑर्गेनिजम्स, तो जॉन रे को जो भी ऑर्गेनिज्म सेम लग रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके लिए एक स्पीसीज में डाल दो इनको, उनके लिए टर्म दे दी गई स्पीसीज। ओके, लेकिन स्पीसीज का जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो किसने दिया है? अर्नेस्ट मेयर ने। आपको पिछले लेक्चर भी सारे याद रखने हैं, कुछ भी भूलना नहीं है। उसके साथ ही मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स जो टर्म था वो भी जॉन रे ने ही कॉइन किया था। मैं आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म में आप पढ़ते हैं क्लासेस मोनोकोटिलिडनाई एंड डाइकोटिलिडनाई। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें सिंगल कोटिलिडन जिन प्लांट्स में, जिन सीड्स में बनता है, उनको मोनोकोटिलिडन्स में रखा जाता है, और जहां हमको दो कोटिलिडन दिखाई देंगे उनको डाइकोटिलिडन्स में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो कार्लस लीनियस थे, जिन्होंने वर्ड दिया, जिन्होंने सिस्टमैटिक्स टर्म को कॉइन किया, ठीक, वो स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन नेचुरलिस्ट थे। He is referred to as the father of taxonomy. Remember, who is the father of taxonomy? Carolus Linnaeus. उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। कार्लस लीनियस जो स्वीडिश के रहने वाले हैं, स्वीडिश के नेचुरलिस्ट हैं, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी सिस्टेमा नेचुरे, और उसी में उन्होंने सबसे पहले जो सिस्टेमा वर्ड था उसका यूज किया था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी उनको कहा जाता है। स्पीसीज टर्म किसने दी बेटा? जॉन रे ने दी। लेकिन स्पीसीज का जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है किसने दिया? अर्नेस्ट मेयर ने दिया। ओके, क्लासिफिकेशन क्या हुआ? ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में प्लेस करना सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे जो सिस्टमैटिक्स हुआ, और उस ग्रुपिंग के लिए जो प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं, वो किसके अंडर आता है? टैक्सोनॉमी के अंदर। तो स्पीसीज प्लेंटेरम contained डिस्क्रिप्शन ऑफ, यहाँ पे कितनी स्पीसीज बताई थी? सिस्टेमा नेचुरे में बताई गई थी
4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और जो स्पीसीज प्लांटेरम थी उसमें डिस्क्रिप्शन है 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, and these were arranged according to their system of classification based on sexual characters. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सिस्टीमा नेचुरल में मेनली उन्होंने एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की स्पीसीज के बारे में लिखा है, और स्पीसीज प्लांटेरम में जो 1753 में उसको दिया गया था उसमें 5900 स्पीसीज हैं प्लांट्स की, और उनको कैसे अरेंज किया गया है, उनको अरेंज किया गया है, सही से क्लासिफाई किया गया है किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। आप ये तो जानते ही हैं कि लीनियस ने ही नॉमेनक्लेचर, नेमिंग वाला सिस्टम जो है वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट इन बाइनोमियल nomenclature there are two components, one is generic और जीनस का नाम, दूसरा is specific epithet मतलब कि स्पीसीज का नाम। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर भी पहले दिया गया था, लेकिन पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में बहुत लंबा लंबा नाम होता था, उतना लंबा नाम याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। आज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात भी की गई थी, आज क्या पहले की गई थी, अभी भी, जैसे होमोसेपियंस हमारा बाइनोमियल नाम है, लेकिन होमो सेपियंस सेपियंस, सेपियन से सेपियन आगे जो आया वो हमारी सब स्पीसीज आती है, तो क्या हो गया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे होता है, ठीक है। आगे देखिए क्लैडिस्टिक्स, कि क्लैडिस्टिक्स क्या होता है। अभी तक क्या समझा, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ठीक, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन जी सिम्पसन ने हमको बताया कि ये related हैं but to different fields. You cannot use these terms interchangeably. In general हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जो सही टेक्सोनोमिस्ट हैं, जिनको बिल्कुल सही सटीक जानकारी है, वो नहीं मानते कि क्लासिफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स और टेक्सोनोमी को एक ही चीज के लिए यूज करना चाहिए, मतलब इनका मीनिंग जो है वो थोड़ा वेरी करता है। क्लैडिस्टिक क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लैडिस्टिक classifies organisms according to their historical order in which the evolutionary branches arose. क्लैडिस्टिक जो अप्रोच था वो किस तरह से अरेंज कर रहा था, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे, ये अप्रोच ये देख रहा था कि इनकी कौन सी इवोल्यूशनरी ब्रांच है। इवोल्यूशनरी ब्रांच मतलब जैसे कि कौन किससे अराइज हुआ होगा, जैसे कि वर्टिब्रेट्स आए, तो ये आप पूरा जितना भी देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, तो इन सभी में जो है आप देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होगा, तो ये सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। पहले ये हो गया, लेकिन इसके बाद यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो निकल गई, जैसे कि जिनका बोनी स्केलेटन है, ठीक, जिन फिशेस का क्या है, बोनी स्केलेटन है, तो आप देख सकते हैं शार्क्स आपको दिखाई दे रही हैं, रे फिन फिशेस आपको दिखाई दे रही हैं। फिर 4 लिम्स मतलब जिनके 2 हाथ 2 पांव या 4 लिम्स हैं, ठीक, तो आपको एम्फीबियंस दिखाई दे रहे हैं, प्राइमेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्राइमेट में आते हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। फिर हेयर के बेसिस पे देखिए रोडेंट्स आ गए, प्राइमेट्स आ गए, ठीक। फिर जो एग जिनके एग में शेल बना हुआ है, याद रखिए एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी एग में शेल नहीं होता है, ठीक। अब जिनकी एग में शेल बना है वो क्रोकोडाइल एंड वर्ड्स आ गए, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, अलग अलग वो एक ही सेम तरह से हैं ये, हालांकि सारे के सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं, लेकिन अलग अलग तरह से इनका इवोल्यूशन हो गया। तो आपको जब इस तरह से आप एक डायग्राम बनाते हैं इवोल्यूशनरी ब्रांचेस को शो करने के लिए, तो जो जिस तरह से आपको वो ट्री नज़र आता है, जो ब्रांचेस आपको शो होती हैं, उस पूरे पिक्चर को हम क्लैडोग्राम कहते हैं। तो ये क्या है, क्लैडोग्राम, जो कि क्लैडिस्टिक अप्रोच जब हम क्लासिफिकेशन के लिए अपनाते हैं, देखते हैं, तो तब बनता है क्लैडोग्राम, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, देखिए फिर से पढ़ते हैं, क्लैडिस्टिक क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर इन विच इवोल्यूशनरी ब्रांचेस अरोज। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे
हिस्ट्री को फॉलो करते हुए देखा जाता है कि सबसे पहले क्या आए होंगे, उसके बाद क्या आए होंगे, ठीक है, और किस तरह से जो है एक ऑर्गेनिज्म की ब्रांच अलग गई होगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म की ब्रांच अलग गई होगी, हालांकि उनके पूर्वज कहीं ना कहीं जो थे वो रिलेटेड थे, ठीक। तो ये क्लैडिस्टिक अप्रोच आई। तो ये जो क्लैडिस्टिक अप्रोच आई तो इसने एमर्ज किया न्यू सिस्टमैटिक्स को या बायो सिस्टमैटिक्स को, ठीक है, या नियो सिस्टमैटिक्स भी आज उसको हम कहते हैं। जब हमने इवोल्यूशनरी ब्रांचेस के बेसिस पे देखना शुरू किया ऑर्गेनिजम्स को कि कौन जो है किससे अराइज हुआ होगा, ठीक। जैसे कि रेप्टाइल्स जो है बेटा, रेप्टाइल्स से दो ब्रांचेस आगे गई थी, एक बर्ड्स की, एक मैमल्स की, ठीक है। तो ब्रांचिंग हो गई, लेकिन उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स अगर हम देखते हैं बर्ड्स का एंड मैमल्स का, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है रेप्टाइल से। तो इस तरह से हम क्लैडिस्टिक में क्लैडोग्राम बनाते हैं, लेकिन इस अप्रोच ने एक नई फील्ड को जन्म दिया, नियो सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स, जो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक्स ही है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी माइंड में रखेंगे। ये हुआ न्यू सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स। समझ रहे हैं आप? चलिए देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स। It is a concept of systematic that consider a species to be product of evolution. समझ गए आप? न्यू सिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक, न्यू नहीं मतलब सिस्टमैटिक नहीं, न्यू सिस्टमैटिक बोलो, न्यू सिस्टमैटिक बोलो, बायो सिस्टमैटिक बोलो, बार बार बता रही हूँ, सेम ही बात है। ये सिस्टमैटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब बिल्कुल ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाएगा स्पीसीज का, लेकिन क्या मानते हुए, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। तो ये बायोसिस्टमैटिक्स का ही जो बायोसिस्टमैटिक्स जो है वो सिस्टमैटिक का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो क्या मानता है कि स्पीसीज जो हैं वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट हैं, इवॉल्व हुई हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन all the known characteristic of organisms and all known evidences from different fields of biology। देखिए, तो न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या देखा जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको देखा जाता है, ठीक। और उसकी जो बोला ना इन्होंने कि अलग अलग बायोलॉजी की फील्ड से उसके बाकी के एविडेंसेस को भी देखा जाएगा, उसको रिलेट किया जाएगा अलग अलग एनिमल्स के साथ। जैसे कि अब जो ऑर्गेनिज्म है उसका एनाटॉमी देखा जाएगा, उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाएगा कि किस तरह उसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर चेक किया जाएगा कि क्या जिस तरह से इस ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसी तरह से किसी और ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो भी डेवलप करता है। अगर हाँ, तो उन दोनों ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा और ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं कहीं ना कहीं सेम पूर्वज से ही आगे इवॉल्व हुए होंगे, ठीक। तो क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स देखे जाएंगे और अलग अलग बायोलॉजी की फील्ड से उनका कितना टाइम पहले जो था ये ऑर्गेनिज्म आया था, कितना टाइम पहले जो था, समझ रहे हैं ना कि हम कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए, ये सब चीजें देखी जाएंगी न्यू सिस्टमैटिक्स में। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक वॉज डेवलप्ड बाय सर जूलियन हक्सले इन 1940। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसने दिया न्यू सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट? सर जूलियन हक्सले ने दिया 1940 में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आते हैं हमारे पास न्यू सिस्टमैटिक्स के, ये कहता है कि कोई भी स्पीसीज अलग नहीं है, सारी स्पीसीज एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो स्पीसीज में पाए जाते हैं, ठीक। और उनका जो पूर्वज थे वो सेम ही थे, बस क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आई और स्पीसीज जो है वो अलग हो गई। देखिए, स्पीसीज आर नॉट आइसोलेटेड, स्पीसीज अलग नहीं है,
they are related among us themselves by common descent. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं क्योंकि उनका जो डिसेंट है, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पुरानी जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कॉमन है. ठीक, एंड डिफर फ्रॉम देम ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशन. और वो एक दूसरे से अलग इसलिए हैं, अपने पूर्वजों से अलग इसलिए हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ उनमें अलग अलग तरह की वेरिएशन जो है वो अकोमुलेट होती रही. जैसे मैं बताती हूँ, ह्यूमंस और जो मंकी से कहा जाता है, मंकी से ही जो है वो एप्स आए हैं आगे, ह्यूमंस आए हैं आगे. ठीक, तो क्या होता है अगर एप्स का, ह्यूमंस का और मंकी का डीएनए देखा जाए तो क्या है, सेम तरह से है. ठीक है, बिल्कुल. अब 99%, 98% से तो ज़्यादा मैच करता है. ठीक, लेकिन टाइम के साथ वेरिएशंस आई और तीनों ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग हो गई. ठीक, तो कहीं ना कहीं हम किससे जुड़े हुए हैं, हम एनिमल्स से जुड़े हुए हैं. एनिमल्स में हम मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं सारे जुड़े हुए हैं. मैमल्स किससे अराइज हुआ, रेप्टाइल्स से अराइज हुए थे. रेप्टाइल जो भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनको कहा जाता है. ठीक, तो इसीलिए कहा कि न्यू सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है क्लासिफिकेशन करते हुए, क्योंकि कोई भी स्पीसीज अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, अपने डिसेंट के थ्रू अलग होती हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ वो कुछ वेरिएशन जो हैं वो अकोमुलेट करती रहती हैं. ठीक, मेन स्ट्रेस इज लेड अपॉन सब स्पीसीज एंड पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ स्पीसीज. इट हैज गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स. ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि क्या पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स हुआ. तो ये समझ लीजिए कि मेन जो स्ट्रेस है वो स्पीसीज पे नहीं दिया जाता, सब स्पीसीज पे आजकल दिया जाता है, क्योंकि सब स्पीसीज में ही धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और वो एक नई स्पीसीज बन जाती है. ठीक है, ह्यूमंस में देखिए, आज आप ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. ह्यूमंस में भी इंडिया वाले थोड़े अलग हैं, अमेरिका वाले थोड़े अलग हैं, अफ्रीका वाले थोड़े अलग हैं, तो हम सारे क्या हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे बहुत लंबा टाइम लगेगा, अकोमुलेशन होगी, चेंजेस होंगे सबकी बॉडीज में. ठीक, और हो सकता है कि एक छोटा सा सब स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है, हो सकता है जो अमेरिका वाले हैं, हो सकता है अफ्रीका वाले हैं, हो सकते हैं जो एशियन लोग हैं. ठीक, उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए और वक्त के साथ वो नया स्पीसीज में चेंज हो जाए. ठीक है, तो मेन स्ट्रेस जो है वो सब स्पीसीज पे दिया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी चेंजेस आती है ना तो उसको सब स्पीसीज काउंट कर लिया जाता है और धीरे धीरे उस सब स्पीसीज में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि वो अपनी मेन स्पीसीज से ही बिल्कुल वेरी कर जाता है. समझ गए? इसी कॉन्सेप्ट की वजह से नया कॉन्सेप्ट आया पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स का. Statistical data is used to determine primitiveness or advancement of a species. स्टैटिस्टिक्स आप नहीं जानते होंगे. स्टैट जो है, जैसे आपको बता दूं, मतलब आंकड़े समझ लो, आंकड़ों को देख के ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन कितना पुराना है, किस स्पीसीज में कितना जो है वो एडवांसमेंट आ चुकी है. ठीक है, तो ये था सिस्टमैटिक्स जो मैंने आपको एक्स्ट्रास की तरह बताया. एनसीईआरटी सिस्टमैटिक्स के बारे में क्या बोलती है वो मैं आपको समझाती हूँ. उसके बाद आपका काम है कि जो आपने एनसीईआरटी से पहले वाले जितने भी पढ़े इन सब की नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे से. ठीक है, प्लस क्या करेंगे, सिस्टमैटिक्स जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे पूरा सिस्टमैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वहां तक आप एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ेंगे. लाइन समझ नहीं आती हैं तो जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको फिर से फॉलो करिए, फिर से देखिए, वहां पे हर एक लाइन का मीनिंग जो है वो क्लियरली बताया गया है. एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियस रहना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस्ड रहना. ठीक है, देखिए, ह्यूमन बीइंग्स since long time not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study are referred to as systematics. ये क्या कहता है कि हम ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि इतने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं,
बल्कि हम ये भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक। और वही ब्रांच जिसमें हम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी को सिस्टेमैटिक्स कहा जाता है। द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। किससे आया सिस्टेमैटिक्स वर्ड? सिस्टेमा से आया, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखना, लेकिन सिस्टमैटिकली अरेंज करना आ जाता है सिस्टमैटिक्स। और मेनली जो हम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो हमने देखना शुरू किया, जो हमने लिविंग्स के बीच में रिलेशनशिप को, उनकी हिस्ट्री को देखना शुरू किया, वो मेनली हमने न्यू सिस्टमैटिक्स में देखना शुरू किया, लेकिन फिर भी यह इंक्लूड किया है सिस्टमैटिक्स में। तो हम बिल्कुल इसको सिस्टमैटिक्स के अंडर रखेंगे कि सिस्टमैटिक्स में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, साथ में उनके बीच में रिलेशनशिप को भी देखा जाता है, ठीक है। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। हमने क्या कहा? लीनियस ने सबसे पहले सिस्टेमा वर्ड यूज किया था, उन्होंने ही जो है सिस्टमैटिक्स टर्म कॉइन की थी, पहले मैंने बताया आपको। तो सिस्टेमा नेचुरे उन्होंने अपनी पब्लिकेशन का नाम दिया था, उसमें कितनी स्पीसीज थी ये भी मैंने आपको बताया। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। देखिए क्लासिफिकेशन किसके अंडर आया? अब सिस्टमैटिक्स के अंडर ही आया, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप था उसको और बढ़ा दिया गया, जिसमें आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर नाम देंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे। क्या आपको टेक्सोनॉमी का याद है? बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी क्या बताए थे मैंने? कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी में पहले रखा है एनसीईआरटी ने, नॉमेनक्लेचर बाद में रखा है। तो इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, जो सिस्टमैटिक्स का जब बोला है तो नॉमेनक्लेचर पहले रखा है, क्लासिफिकेशन बाद में रखा है। टेक्सोनॉमी का जब बताया है उसमें क्लासिफिकेशन को पहले रखा है एनसीईआरटी ने, नॉमेनक्लेचर को बाद में रखा है। टेक्सोनॉमी भी एक तरह से आप सिस्टमैटिक्स के अंडर ही समझेंगे, क्योंकि वो जो है उसमें भी ग्रुपिंग की जाएगी, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो किया गया ऑर्डरली अरेंजमेंट के लिए भी जो प्रोसीजर फॉलो किया गया मेनली वो किसके अंडर आता है? टेक्सोनॉमी के अंडर आता है। जो भी प्रोसीजर्स, जो भी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी टेक्सा में रखने के लिए, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। किसी भी ग्रुप में जब हम उसको रखते हैं तो उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। नाउ यू आर क्लियर अबाउट क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी, एंड व्हाट इज क्लैडिस्टिक्स एंड व्हाट इज क्लैडोग्राम, न्यू सिस्टमैटिक्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रहना है इनके बारे में, और जितने भी साइंटिस्ट के नाम बताएं वो जरूर पढ़ने हैं। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स में आपने पढ़ा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है, ठीक है। देखिए टेक्सोनॉमी, डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टेक्सा, ठीक। मतलब जो भी प्रोसीजर, डिसिप्लिन ना, जो भी सिद्धांत आप फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को किसमें? टेक्सा में रखने के लिए, कैटेगरीज में रखने के लिए, ठीक। अब सिस्टमैटिक्स, broad field of biology that studies the diversification of species। तो सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड टर्म है, टेक्सोनॉमी जिसके अंडर आता है, और क्लासिफिकेशन तो टेक्सोनॉमी के अंडर भी आ जाएगा, सिस्टमैटिक्स के अंडर तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें देखा जाता है कि किस तरह से स्पीसीज जो है वो डाइवर्सिफाई हुई है, क्या उनमें रिलेशनशिप है। देखिए, इट गोइंस द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग, स्पेसिमन प्रिजर्वेशन। मतलब टेक्सोनॉमी में हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास कोई स्पेसिमन आता है, स्पेसिमन मतलब जिसका भी हमें डिटेल्स लिखनी है, ठीक। उसको फिर हम कैरेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब आपस में पीछे कौन सा जो है वो रिलेशनशिप रहा होगा, इन एडिशन टू टेक्सोनॉमी। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन करना और नॉमेनक्लेचर को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन
पूरा क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर तो आएगा ही सिस्टमैटिक्स में, तो मतलब टैक्सोनॉमिक तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड किया जाएगा, तभी सिस्टमैटिक्स कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एनसीईआरटी यहाँ तक जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।